सेशन शुरू करने वाले हैं, है ना। नया टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक जैसे कि हम लोग टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हम लोग मैग्नेटिज्म को निकाल सकते हैं, मैग्नेटिज्म प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग वो पढ़े थे, याद है, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स पढ़ना है हम लोग को। मतलब मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने आप में साइंस के फील्ड में बहुत बड़ी डिस्कवरी है ना। सबसे पहला नाम जो आता है, जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो है जनरेटर। और आप लोग मानते हो कि जनरेटर का कितना बड़ा यूज है ना। लगभग हर जगह है ना, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आज हम लोग को जनरेटर ही चाहिए होता है। तो वो इफेक्ट बेसिकली यहीं से मिल रहा है। बेसिकली 1831 की बात है, जब फराडे है ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना में लॉ वो ये सब है ना क्या कहते हैं लाए थे। खैर उतना डिटेल तो हम लोग को पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, 12th क्लास में वो सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग जो बेसिक होता है, जो 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड का है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हो एकदम सिंपल भाषा में, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए लिखता हूं, मैं डिफिनेशन यहाँ लिख देता हूं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में EMI भी कहा जाता है ना। वो EMI नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, है ना, EMI जो भरना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो डिफिनेशन सब में आ रहा होगा। अभी है ना ये सब जो ड्राइंग में बनाया हूँ, ये सब देख के है ना डरना नहीं है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैं पहले से बना के रखा हूँ इसको। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ना खोज हो गया, माइकल फैराडे ने किया, साथ में उसी साल हेनरी ने भी किया था, लेकिन वो अलग अलग किया था, है ना, दोनों एक साथ मतलब नहीं किए थे। लेकिन माइकल फैराडे ज्यादा फेमस हो गए है ना इस फील्ड में। ठीक है, उन्होंने बहुत है ना दूर तक इस पे लॉ भी बहुत अच्छे से दिया था। हेनरी का भी अपना यूज है लेकिन अलग है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, जो कि हम लोग जान चुके हैं ना, कहाँ पर होता है, जनरेटर में मैक्सिमम यूज होता है इसका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे पता चला है ना, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है ना क्या कहता है पता चला फराडे को, मतलब उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग देखोगे तो लगेगा कि है ना आप भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी चीज है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया, है ना, एक एक करके समझते हैं। ये मैग्नेट है बाबू, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है ना। एक हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू जान रहे हैं आप लोग, है ना, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हो, टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दो मेथड है, एक मेथड एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, यूजिंग स्ट्रेट वायर एंड हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट का पार्ट है, मैं पूरा नहीं बनाया है ना, डायग्राम ज्यादा गंदा टाइप का लगेगा। और स्ट्रेट वायर, ये बाबू क्या है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ए और बी है ना। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर ठीक है। और ये जो मैग्नेट्स है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड मैग्नेट मतलब इसको रोक के रखा गया है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, मैग्नेट। अब देखिए इसमें हुआ क्या है ना, एक एक करके हम लोग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर जानते हो कि नहीं आप लोग? गैल्वेनोमीटर बस उसका काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं बताया भी था कि है ना सर्किट में इसको सीरीज में जैसे कि एमीटर को किया जाता है वैसे गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है। लेकिन एमीटर का काम होता है कि करंट का वैल्यू बताना, गैल्वेनोमीटर का काम होता है बस उसको डिटेक्ट करना कि करंट है कि नहीं, है ना, और किस डायरेक्शन में बह रही है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर ऐसा गोल ऐसा रहता है। ठीक है, तो गोल नहीं रहता है, मतलब उसको सिंबल फॉर्म में ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे बीच में पॉइंटर, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती है सर्किट में तो बीच में पॉइंटर रहता है, ये जीरो मार्क रहता है यहाँ पर। जब करंट इस साइड फ्लो करेगी तो ये मार्कर इस साइड चला जाएगा पॉइंटर, और फिर अगर करंट इस साइड फ्लो करेगी तो ये पॉइंटर इस साइड चला जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है इसका मैकेनिज्म, ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। खैर, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। अब देखते हैं कि यहाँ किया गया है ना। उन्होंने क्या किया माइकल फैराडे साहब ने, कि ये जो तार है इसको हाथ से उठाकर
ऊपर ले गए, ठीक है। ये मैग्नेट समझ में आ गया ना कि कैसे रखा हुआ है। ऐसे करके मान लो मैग्नेट रखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और बीच में क्या है, ऐसे करके तार है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, किधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और तार है ना क्या कहता है, मान लो तार बीच में रखा हुआ है, ठीक है, 3 हाथ नहीं है मेरे पास, तार बीच में रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करना है बस, है ना, ऐसे करके नॉर्थ पोल साउथ पोल ये फिक्स्ड है, तार को बस ऊपर करना है नीचे करना है। तो पहले उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को ऊपर ले, मतलब ये तार को, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है, इस वायर को उन्होंने क्या किया, ऊपर ले गया, है ना। ये मोशन ऑफ वायर, मोशन ऑफ वायर, समझ में आ रहा है ये कैसे, इसीलिए हाथ से उठा के ले गया होगा, है ना, मैं हाथ उठा ही बनाना चाह रहा हूं। तो वायर को ऊपर ले जाया गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर जो पहले जीरो करंट है ना डिटेक्ट कर रहा था, यहाँ देख सकते हो कोई तरह का बैटरी नहीं बनाया हुआ है ना, बैटरी नहीं बनाया, इसका मतलब एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है करंट का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले है ना क्या कहते हैं, ये रीडिंग कुछ ऐसे थी, ठीक है, स्टार्टिंग में रीडिंग ऐसे थी, लेकिन जैसे ही वायर को मूव किया गया तो इसमें डिटेक्ट, मतलब कि ये क्या होगी, अपने पोजीशन से चेंज हो गई, है ना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, वो हम लोग देख लेंगे किधर जाएगी, ठीक है। लेकिन है ना क्या कहते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या है कि जरूर कोई ना कोई करंट पास हुआ होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ था मैं बता देता हूँ, इधर डिफ्लेक्शन हुआ, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। ये कैसे मैं बनाया हूँ ये अभी नहीं जानना है ना, ये राइट हैंड फ्रेमिंग रूल जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली उसमें जैसे लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल पढ़े थे ना ऐसे करके, वैसे यहाँ पे राइट हैंड फ्रेमिंग रूल लगाया जाता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे ही है, सॉरी, ये ए से बी है ना, ऐसे करके ये करंट जाते हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्शन किधर हुआ है, इसका इधर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, मैं भी ऐसे ही डायग्राम बना दिया हूं, ठीक है। अच्छे से कर देता हूं, ठीक है। तो ये करंट यहाँ पे आ गई, तो देख लो यहाँ पे एक गजब चीज हुआ है ना, मतलब बस वायर को मोशन दिए तो यहाँ पे करंट आ गई, है ना। मतलब करंट लाने के लिए कोई बैटरी की यहाँ यूज पड़ी है क्या, नहीं। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लग रहा होगा बहुत सिंपल है ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने क्या किया, कि इस वायर को नीचे ले गए, ठीक है, मतलब ऊपर ले गए तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ से आया, है ना। जैसे उन्होंने ना वायर को नीचे की तरफ मोशन प्रोवाइड किया, वायर को नीचे की तरफ मोशन प्रोवाइड किया, नीचे की तरफ मोशन प्रोवाइड करने का मतलब पहले केस में ऊपर ले गए कैसे तार को पकड़ के, अब इसको नीचे ले गया, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी करंट है ना वही, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा हो चुका है, इसका मतलब करंट कुछ इस डायरेक्शन में बह रही है, मतलब रिफ्लेक्शन कुछ इधर हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके बह रही है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये समझ रहे हो, एक चीज क्लियर हो गया कि स्ट्रेट वायर और हॉर्सू मैग्नेट से है ना बस वायर को मूवमेंट दिलाकर उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सब नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, ठीक है। बाकी वायर मैग्नेट फिक्स था, ये सब समझ लो। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर समराइज मैं करूँ कि पहले जब वायर को फिक्स रखे हुए थे ऐसे करके होल्ड करके, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही वायर को ऊपर मूव किए करंट फ्लो किया, फिर उसके बाद जैसे ही वायर को नीचे फ्लो किए, है ना, तो फिर से करंट फ्लो किया, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो किया, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऑफ वायर है ना इज कॉजिंग, है ना, टू इंड्यूस करंट, है ना। यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है मूवमेंट ऑफ वायर की वजह से, कहां पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे नहीं कि कहीं पे अभी तार को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वहां पे करंट आ जाएगी, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। इस करंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। इंड्यूस्ड करंट मतलब यहाँ पर करंट इंड्यूस हुई है ना, यहाँ पे कहीं से करंट प्रोवाइड नहीं किया गया है ना, मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट आई है, इंड्यूस हुई है, ठीक है। तो इस करंट को क्या नाम दिया गया बाबू, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये भी इंड्यूस्ड करंट है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो
चीज हो गया यहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पर कभी का क्या किया, मैग्नेट को फिक्स रखा गया है ना, वायर को ऊपर नीचे किया गया तो वायर में करंट आ गई। उन्होंने क्या किया, अब वायर को फिक्स रखा है ना, मैग्नेट को है ना क्या कहते हैं चेंज किया, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट को उन्होंने मोशन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर भी फिर से वही काम हुआ, वायर में फिर से क्या आ गई, करंट आ गई है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वायर को मूव करो या मैग्नेट को मूव करो, करंट दोनों ही स्थिति में आएगी है ना। कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हम लोग को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हम लोग को करंट जनरेट तो करना नहीं है, बस इसका प्रिंसिपल हम लोग को जान लेना है। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा है ना इसमें। अब है ना क्या कहते हैं यही चीज को है ना जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा रहा हूँ, एक दूसरे एक्टिविटी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग कॉइल एंड ए बार मैग्नेट है ना, ये कॉइल से आप लोग अवगत हो गए होंगे है ना, सोलनॉइड याद होगा, सोलनॉइड जब पढ़े थे तो कॉइल को ऐसे ऐसे लपेटा गया था। ये डॉटेड लाइन क्या दर्शा रहा है ना कि कॉइल ऐसे करके है ना, जैसे कि ये मान लो कि है ना ऐसे करके कॉइल यहाँ पे तार लपेटा गया, तो ये वाला जो सामने वाला पोर्शन है उसको मैं पूरा है ना मार्क कलर से लिखा हूं, और जो है ना पीछे वाला पोर्शन है ना उसको मैं डॉटेड फॉर्म में लिखा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर टेस्ट है, कोई बैटरी कोई सोर्स नहीं लगाया गया। अब यहाँ क्या किया गया, एक मैग्नेट लिया गया और ये कॉइल कैसा है बाबू, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड कॉइल है। फिक्स्ड कॉइल मतलब ये रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं एक मैग्नेट लिया गया, लेट से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, और मैग्नेट को इसमें पुश किया गया। देखते हैं क्या होता है, मैग्नेट को पकड़ के इस कॉइल में पुश किया गया ऐसे करके है ना, मूवमेंट दिया गया, मोशन दिया गया मैग्नेट को। अभी तक देख रहे हो इसमें तार को मोशन दे रहे थे, यहाँ पे अपने मैग्नेट को मोशन कर दिला के ना दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता, मैग्नेट को मोशन दिलाते हुए थोड़ा सा क्लिशी हो जाता, इसलिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। मैग्नेट को पुश किया गया, पुश मतलब अंदर की तरफ धकेला गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या देखा गया कि जब पहले मैग्नेट मतलब ऐसे करके स्थिर था है ना, तो गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, यानी जीरो पे थी। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को पुश करने लगे हम लोग, यहां पर एक करंट आ गई, ठीक है। कैसे करंट आ गई, इस तरह से करंट आ गई, मतलब रिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इस कॉइल में भी करंट है ना मूव कर गई, तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ हुआ। तो यहां पर भी क्या पता चला कि करंट आ गई। गैल्वेनोमीटर में अगर रिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब पक्का क्या आया होगा, करंट आया होगा है ना। तो इस बात से पता चलता है कि जैसे मैग्नेट को मोशन देते हैं हम लोग कॉइल में है ना, कॉइल के अंदर घुसाते हैं, तो वैसे ही वहां पर क्या आ जाती है, करंट आ जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। इस करंट को भी हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ये जो करंट है बेसिकली इस करंट को हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फिर दूसरा इसका जस्ट अपोजिट काम किया जाएगा है ना। अपोजिट काम मतलब कि मैग्नेट को अब पुल करेंगे हम लोग, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। अब इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, पुल मतलब बाहर की ओर खींच रहे हैं। जब देख लो मोशन का डायरेक्शन क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। तो जैसे ही मैग्नेट को बाहर के डायरेक्शन में हम लोग खींच रहे थे है ना, ऐसा देखा गया कि जैसे ही मैग्नेट को बाहर के डायरेक्शन में खींचा गया तो यहाँ पर भी करंट इंड्यूस हुई, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। मतलब पहले इधर करंट जा रही थी, इसमें किधर गई होगी करंट, ऐसे करके गई होगी, उधर रिफ्लेक्शन इस साइड हो गया होगा। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा है ना। यहाँ पर क्या किया गया, कॉइल को फिक्स रखा गया और मैग्नेट को मोशन दिया गया, ठीक है। यहाँ क्या किया जा रहा था, मैग्नेट को फिक्स रख रहे थे और कॉइल को मोशन दे रहे थे। दोनों ही स्थिति में देख सकते हो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना। अब यहाँ पर और भी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 एक्सपेरिमेंट करके है ना लोग है ना डायरेक्ट पूरा लॉ लिख देंगे है ना। अलग अलग उसके है ना अलग अलग रूप में उस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अब की बार फिर से मैग्नेट को फिक्स रखा गया, ठीक है। कॉइल को है ना क्या कहते हैं मूव किया गया, ठीक है। कॉइल को जब मूव किया गया तो फिर देखा गया कि फिर से करंट आ गई। मान लो इस डायरेक्शन में आई तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट आ गई कॉइल में है ना। फिर उसके बाद कॉइल को ऐसे पुल किए, फिर करंट आ गई है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट आई। इसका मतलब क्या पता चला, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट से है ना। इसको मैं समराइज कर देता हूँ, फिर मैं नोट भी करवा दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पर।
अगर इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मोशन होना चाहिए, है ना, कॉइल और मैग्नेट के बीच, है ना। लेकिन इस मोशन को एक मैं नया नाम देना चाहता हूँ, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मूव करे। ऐसा नहीं कि मैग्नेट को भी दौड़ा दो 2 मीटर पर सेकंड से और कॉइल को भी दौड़ा दो 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब दोनों 2-2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तब रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस अवस्था में करंट नहीं आएगी, मतलब कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मतलब कॉइल को या तो फिक्स रख दो, मैग्नेट को 2 मीटर पर सेकंड से मूव करवा दो तो रिलेटिव मोशन है, या कॉइल को 1 मीटर पर सेकंड से मूव करवाओ, मैग्नेट को 2 मीटर पर सेकंड से मूव करवाओ, अब ये भी रिलेटिव मोशन है, ठीक है। मतलब कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही लगे कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थिर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तुम ट्रेन में बैठते हो, रिलेटिव मोशन ये सब तो 9th क्लास में पढ़े ही हो, है ना, कि मतलब उसका हल्का सा पढ़े हो, डिटेल में तो 11th में पढ़ना है। कि जैसे कि मान लो ट्रेन में बैठे हो, है ना, तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, तुम इस ट्रेन में बैठो, बगल में दूसरा ट्रेन है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है और सेम स्पीड से जा रहा है, तो हमेशा तुम क्या पाओगे कि तुम और है ना उस ट्रेन में बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगोगे, आमने सामने ही हो ना, दूसरे ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस अवस्था में रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा होगा रिलेटिव मोशन का मतलब। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन यूं कह सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये कंडीशन को, नेसेसरी कंडीशन फॉर ईएमआई, है ना। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, नाम से लग रहा हो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इंडक्शन, इंड्यूस होना, है ना, मतलब किस दूसरे की प्रॉपर्टी उसमें इंड्यूस होना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन, है ना, बिटवीन का साइन है ये, कॉइल एंड मैग्नेट। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल और मैग्नेट के बीच, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसमें और सारे कंडीशंस लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो अब हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो फराडे और हेनरी साहब ने लिया था, है ना। फिर फराडे याद रखो, हेनरी को भूल जाओ, है ना, क्योंकि फराडे ज्यादा फेमस थे। तो वैसे मैं जितना पॉइंट्स लगभग है ना उसको मैं बता चुका हूँ, है ना, 1-2 पॉइंट बस एक्स्ट्रा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग एक पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अ करंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटिव टू अ फिक्स्ड मैग्नेट, है ना, कि कॉइल में करंट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, या इंट्रोड्यूस या इंड्यूस लिख दो इसको, करंट इज इंट्रोड्यूस अच्छा नहीं लग रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब समझ में आ गया होगा ना, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, है ना। कॉइल में करंट आता है जब भी, है ना, क्या कहता है, कॉइल को मूव किया जाता है मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट के रिलेटिव में, है ना। जैसे कि पहला एक्टिविटी जो हम लोग देखे थे, है ना, कॉइल को मूव किया गया, मैग्नेट फिक्स था वहां पर, तो वहां पर क्या आ गई थी, इंड्यूस करंट आ गई थी, करंट आ गई थी वहां पर, गैल्वेनोमीटर के रिफ्लेक्शन से पता चल गया था, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा पहला लाइन, मतलब कि कॉइल को मूव करो, मैग्नेट को मूव करो, या दोनों को मूव कर दो, लेकिन दोनों के बीच, कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन जरूर होना चाहिए। ये बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे किसी को भी मूव करो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है ना, मूव करो, रोटेट करो, घुमाओ, कैसे भी करो, ठीक है, बस रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मोशन दिखना चाहिए वहां पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो मैं, है ना, क्या कहता है, एक डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ बस ऐसे ऐसे करके, है ना। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो रोटेशन का होता है, रोटेशन मतलब गोल, है ना, टाइप का, ऐसे समझ सकते हो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो जैसे जनरेटर में जो होता है ना, जनरेटर में देखो कि शाफ्ट को गोल गोल घुमाया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वहां पे गोल टाइप का मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए बस, है ना, सिंपल एक डायरेक्शन में मोशन में बता रहा था, है ना, आगे जाना या पीछे आना, ऊपर जाना या नीचे आना, ठीक है। तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट, अ करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड या रोटेटेड, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, मूव्ड के ब्रैकेट में, रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉइल, है ना। मतलब करंट तब भी इंड्यूस होता है किसमें, फिक्स्ड कॉइल में, जब मैग्नेट को मूव करवाया जाए या रोटेट करवाया जाए, है ना। पहला पॉइंट में क्या था, कॉइल को मूव करवाया जा रहा था या रोटेट करवाया जा रहा था,
इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेट को मूव करवाया जा रहा है या रोटेट करवाया जा रहा है, दोनों ही स्थिति में करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है, कब, जब कॉइल और मैग्नेट दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में रुके हुए हों। ठीक है, अब रुके हुए मतलब क्या हो सकता है, कॉइल भी रुका हुआ है, मैग्नेट भी रुका हुआ है, तो दोनों रुका हुआ है। दूसरा रुका हुआ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले ट्रेन का एग्जांपल दिया था कि दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमको लगेगा कि मूव तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगेगा कि दोनों रुके हुए ही है ना। वो कैसे लगेगा, जब दोनों सेम स्पीड से जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, जैसे ट्रेन का एग्जांपल समझाया था, है ना। जैसे कि मान लो कि एक कार जा रही है, ठीक है, कार है तो दूसरी कार ओवरटेक की, और है ना क्या कहते, ओवरटेक जैसे कर रही थी कार, या बाइक समझ लो, बाइक ओवरटेक कर रही थी, तुम्हारा है ना क्या कहता है ईगो है ना हर्ट हुआ, तो तुम भी स्पीड बढ़ा देते हो। ठीक है, तो ये ओवरटेक नहीं कर पाती, थोड़ी देर के लिए लगता है कि दोनों है ना क्या कहते हैं सेम स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब दोनों को देखोगे तो लगेगा कि दोनों, वो भी मेरे ही पास है ना, मैं भी उसके सामने हूँ, है ना, तो लगेगा कि रिलेटिव मोशन क्या है, 0 है उन दोनों के बीच, लेकिन मूव तो दोनों कर रहे हैं, वो भी भयंकर स्पीड से कर रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव का यहाँ मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के रिलेटिव में रुके हुए हो, स्टेशनरी हो, ठीक है, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, when the direction of motion of coil या मैग्नेट is reversed, जब डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे कॉइल या मैग्नेट का, then direction of current induced in the coil also get reversed। ऑब्वियस है, अभी हम लोग देख रहे हैं सारे एग्जांपल में कि ना मैग्नेट का डायरेक्शन को रिवर्स किए, पहले इधर ले जा रहे थे, अब इधर ले जा रहे थे, तो करंट का डायरेक्शन जो इधर था वो देख लो किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया करंट, है ना। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे मैं यहाँ पे मैग्नेट को मूव करवा रहा था, अगर कॉइल को मूव करवाया था, मान लो कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव किया तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आई, अब कॉइल को दूसरे डायरेक्शन में इंड्यूस करेंगे तो है ना मूव करवाएंगे, तो वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, हम लोग अभी तक देख चुके थे, है ना, कुछ भी नया नहीं है इसमें। 5वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, नया है। अब देखो है क्या, बस मूव करवा देने से ठीक है करंट इंड्यूस हो गई, है ना, मिल गया करंट, खुश भी हुए कि देखो मैग्नेटिज्म से हमने करंट लेते आए, लेकिन उस करंट का फायदा क्या जब तक कि उसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सके, है ना। और यूटिलाइज हम लोग कब कर पाएंगे, जब करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा स्टैंडर्ड का हो, है ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो, जिससे हम लोग कोई है ना इलेक्ट्रिकल एप्लायंस या कोई भी दूसरी चीजें चला सकते हैं, है ना। मान लो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी निकली और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी निकली कि एलईडी बल्ब तक, वो जो शादी समय नहीं लगाया जाता है छोटा छोटा बल्ब, वो बल्ब भी नहीं जल पा रहा, इतना कम करंट निकला, तो फिर क्या फायदा है ना करंट निकलने का। करंट फायदा तो तब होगा जब है ना बड़े बड़े एप्लायंस चलने लगेंगे। अब जनरेटर से जानते हो पंखा चल जाता है, बल्ब चल जाता है, फ्रीज तक चल जाता है, टीवी चल जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड हमको ज्यादा चाहिए, तो करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। इसी एग्जाम्पल को देख के तुम लोग को बहुत चीज है ना गेस भी कर सकते हो। पहले हम लोग गेस करते हैं फिर पॉइंट देखते हैं। गेस क्या कर सकते हैं कि अगर ये कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जहां पर भी कॉइल दिखता है तो वहां पे तो एक लॉजिक समझ में आता है, पिछले लेक्चर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, है ना, तो फिर उससे क्या होगा, उसमें जो भी चीजें इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो, है ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, करंट रहता था, तो यहाँ पे करंट निकल रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को बढ़ा दो। अब कॉइल आ गया तो एक और चीज याद आता है कि कॉइल को ऐसे हवा में मत रखो, उसको सॉफ्ट आयरन कोर पे रखो, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर डालो, उस पर कॉइल लपेटो, है ना, तो ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, इनफैक्ट है ना रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल यूज होता है ऐसे ही होता है, सॉफ्ट आयरन कोर को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसका रीजन मैं भी नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में। ठीक है, जब सोलेनॉइड पढ़ा रहा था और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब पढ़ा रहा था, तो 2 रीजन तो समझ में आ रहा है। और क्या रीजन समझ में आ रहा है, हाँ, मैग्नेट को जब मूव करवा रहे थे तो क्यों ना इसको हाई स्पीड से मूव करवा दें, है ना। हाई स्पीड से मूव करवाएंगे तो और ज्यादा चेंज आएगा, जल्दी जल्दी चेंज आएगा, तो यहाँ पर बेसिकली चेंज की वजह से ही तो इंड्यूस करंट आ रहा है, तो क्यों ना चेंज को ज्यादा फास्ट कर दे तो इंड्यूस करंट बढ़ेगा। तो जब लोगों ने उसको फास्ट किया तो देखा सही में इंड्यूस करंट बढ़ रहा है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, याद है जब मैग्नेट रखे थे और कॉइल को मूव कर रहे थे ऊपर नीचे, है ना, जो ये इधर मैंने डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले,
ठीक है। तो उसमें अगर मैग्नेट को मैं पावरफुल मैग्नेट रख दूं, है ना, मतलब कि जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है ना, और किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है ना, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो वो रख दें तो और ज्यादा है ना, क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, और ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सब बस है ना तरीके हैं, है ना, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना पॉइंट वाइज भी देख लिया जाए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वाइंडिंग द कॉइल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, तो पहले लिखा है, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉइल को वाइंड करो, है ना, ये जो कॉइल ऐसे हवा में अभी दिख रहा है उसको सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंड करो, है ना, तो फिर है ना क्या कहता है, ज्यादा मैग्नेटिक, है ना, ज्यादा इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, ऑब्वियस है, समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, है ना, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज, है ना, बढ़ा दो, है ना, स्ट्रेंथ मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा कर दो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट लगा के, है ना, और सबसे ज्यादा पावरफुल चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दो, ठीक है। चौथा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ऑब्वियस लग रहा है, व्यू में बताया, है ना, कि मैं बताया ना प्रैक्टिकल यूज में जैसे जनरेटर में भी, है ना, वो रोटेशनल इफेक्ट आता है, लीनियर मूवमेंट से ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाता है इंड्यूस करंट का, ठीक है। तो वो जो रोटेशनल इफेक्ट है ना, रोटेशनल स्पीड है, उस स्पीड को क्या कर दो, ज्यादा बढ़ा दो, है ना। जैसे पहले मान लो 60 रिवॉल्यूशन कर रही है पर मिनट में, तो उसको 100 रिवॉल्यूशन करवा दो पर मिनट में, ठीक है, एकदम फास्ट करवा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और बच गई, जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, यहाँ राइट हैंड रूल पढ़ना है कि इंड्यूस करंट आया, बहुत अच्छी बात है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना, तो ये हम लोग को जानना है। और यहाँ पर भी मैं बता दूं कि हर तरफ, हर शेप के कंडक्टर का डायरेक्शन अभी तुम लोग 10th क्लास में नहीं बता पाओगे, ठीक है। हम लोग को बस स्ट्रेट वायर जब मूव कर रहा होता है, स्ट्रेट वायर, ठीक है, उसी का हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, है ना। और सब बाकी शेप का, जैसे कि इसमें मैं डायरेक्शन कैसे बनाया, ये सब अभी, है ना, क्या कहते हैं, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, वो सब 12th क्लास में पढ़ना है, जब लैंज लॉ ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो है ना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के साथ, और एसी डीसी भी पढ़ लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।